नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पीडीएफ वाला गुरु। यहाँ हम पढ़ेंगे बिल्कुल सरल और सहज भाषा में और इस पीडीएफ को समझने वाले हैं। तो आज का विषय रहेगा बीएड थर्ड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपका जो पहला पेपर लगता है जेंडर, विद्यालय और समाज। उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनसे संबंधित बातों को बहुत सरल और सहजता से अपन इस पीडीएफ को समझेंगे। कोशिश रहेगी कि आपको इन पीडीएफ के माध्यम से और इसी प्रश्नों के माध्यम से आपको इन प्रश्नों का पूरा कंसेप्ट है जो क्लियर करवा दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कीजिएगा। देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पे आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रश्न है कि लिंग और जेंडर में क्या अंतर है। देखिएगा, लिंग और जेंडर में क्या अंतर है। तो साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जो लिंग होता है वो एक तरीके से बायोलॉजिकल आधार होता है, एक बायोलॉजिकल पहचान होती है ना। और कह सकते हैं कि शरीर की बनावट से ही डिसाइड किया जाता है कि इसका लिंग क्या होगा, शरीर की बनावट के आधार पे, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे जन्म के समय डॉक्टर क्या करते हैं, शरीर को देख करके बताते हैं कि ये पुरुष है कि यह महिला है, यानी बच्चा जो जन्म लिया है वो पुरुष होगा या महिला है। तो उनके शरीर को देख करके ही तो वो डिसाइड करते हैं। तो एक तरीके से बायोलॉजिकल या जैविक पहचान हमारी क्या होती है, लिंग होती है। तो शरीर से जुड़ी पहचान अगर बताई जाती है तो अपन क्या कह सकते हैं, लिंग कहते हैं। दूसरा हमारे सामने एक शब्द है जेंडर। जेंडर की बात करूं तो सामान्य भाषा में आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये सामाजिक और मानसिक पहचान है एक तरीके से। यानी मैंने नाम दिया यहाँ पे सामाजिक और मानसिक पहचान, यानी व्यक्ति खुद को क्या मानता है और समाज उसे किस भूमिका से देखता है, जैसे लड़का, लड़की या उनकी और कोई पहचान। तो इसका सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि समाज और व्यक्ति की पहचान जो होती है किससे होती है, तो जेंडर, जेंडर मतलब समाज और व्यक्ति की इसके पहचान से। सीधा सा अंतर आप कह सकते हो कि शरीर से जुड़ा कोई भी स्तर जो होता है, जो शरीर से जुड़े मतलब लिंग होता है, और पहचान और सामाजिक भूमिकाओं से जुड़ा जो जेंडर कहलाता है। बस इस आधार पे आप समझ सकते हो और पूरी की पूरी बातें यही इसके अंदर समझाई गई है। आप देख सकते हैं लिंग और जेंडर दो अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए एक विचार हैं। सेक्स व्यक्ति की जैविक संरचना और शारीरिक विशेषताओं को दर्शाता है। बिल्कुल सही कहा, मैंने भी आपको बताया कि बायोलॉजिकल संरचना के बारे में बताता है, शारीरिक विशेषता बताता है कि वो पुरुष है कि महिला है, जैसे प्रजनन अंग, गुणसूत्र और हार्मोन। ये इनके आधार पे अपन क्या करते हैं, लिंग का पता करते हैं। प्रजनन अंग के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये पुरुष है या महिला है। गुणसूत्रों के आधार पे अपन कह सकते हैं, हार्मोन्स के आधार पे अपन कह सकते हैं। तो इससे लिंग की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। और इसी के आधार पर किसी को पुरुष या महिला के रूप में जो है बांटा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरी ओर मेरे सामने एक शब्द है जेंडर। जेंडर एक सामाजिक निर्माण है और जो ये निर्धारित करता है कि पुरुष और महिला से समाज क्या अपेक्षाएं रखता है, उनकी भूमिकाएं कैसी होगी और उसके अधिकार एवं अवसर किस प्रकार जो हैं होंगे। जैसे मान लो उदाहरण के लिए बात करूँ तो पुरुष को बाहर जाकर रोजगार करना पड़ता है, महिलाओं को घरेलू कार्य करना पड़ता है। ये जो डिसाइड हुआ है, ये जो वर्गीकरण हुआ है, ये सब किसको दर्शाता है, जेंडर को दर्शाता है। ये ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से आपको बातें हैं जो जेंडर के रूप में भूमिका को अदा करता है। मैं आपके सामने एक और बात बताता हूँ। एक प्रकार से लिंग प्राकृतिक होता है और जेंडर एक प्रकार से क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित होते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर को समझना बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि अक्सर जैविक भिन्नताओं का उपयोग सामाजिक असमानताओं को सही ठहराने के लिए किया जाता रहा है। लिंग और जेंडर को सही समझी समानता, न्याय, सशक्तिकरण की दिशा में क्या हो सकता है, आपका पहला कदम हो सकता है। तो शायद मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा कि क्या पूछा गया और क्या इसमें बताया गया। चलो आगे चलते हैं। आपके सामने दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे देख रहे हो, कामुकता की अवधारणा का क्या अर्थ है और यह सत्ता संबंधों से कैसे जुड़ी हुई है। ये प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है।
तो कामुकता की अवधारणा क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ आसान भाषाओं में, तो हम कह सकते हैं कि हम किसी की ओर आकर्षित होते हैं, है ना, किसी की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे उसके साथ कोई जुड़ाव महसूस करते हैं, किसी के साथ या किसी को देख करके अपना कोई जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उसको अपन कह सकते हैं कामुकता, कह सकते हैं सेक्सुअलिटी, कह सकते हैं, है ना। तो आप मतलब समझ गए हैं कि कामुकता का आसान शब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कामुकता का मतलब क्या होता है, एक विशेष तौर पे आपको थोड़ा सा और डीपली में बताऊं कि किसी व्यक्ति की भावनाएं, आकर्षण, पसंद और व्यवहार जो प्रेम और लगाव, है ना, प्रेम, लगाव और शारीरिक संबंधों से जुड़े होते हैं, ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव भी उसमें क्या हो जाता है, शामिल होता है। ये सब के सब क्या होती हैं, कामुकता ही होती हैं। ये संबंध कैसे मतलब जुड़ते हैं, क्या 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 इसमें भूमिका रहती है, तो इसमें भावनात्मक लगाव महसूस करते हैं तो कोई ना कोई रिश्ता अपना बन जाता है, साथी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती है और उसके साथ समझ विकसित भी हमारी होने लगती है और कई सारी बातें हमारे सामने जो आती रहती हैं। तो मतलब आप समझ गए इस बात का कि भाई कोई भी काम जो होता है, आकर्षण, किसी की ओर आकर्षित या किसी के प्रति जुड़ाव महसूस करना, एक तरीके से क्या होती है, कामुकता है जो होती है। अब मैं आपको इसमें पढ़ के बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है, देखिएगा। कामुकता यानी सेक्सुअलिटी केवल जैविक या यौन व्यवहार का विषय नहीं है। ये जो कामुकता होती है वो जैविक या यौन व्यवहार का विषय नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात बता, मैंने भी बताया कि ये केवल आकर्षण या कामुकता जो होती है वो आकर्षण और प्रेम का विषय नहीं होता है ना, यौन क्रियाओं से संबंधित नहीं होता है। इसका संबंध भी कहीं ना कहीं उनकी आकर्षणशीलता से जुड़ा होता है, भावनाओं से जुड़ा होता है, रिश्तों से भी जुड़ा होता है, तो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा होता है। बल्कि ये व्यक्ति को यौन पहचान, आकर्षण, भावनात्मक झुकाव और संबंधों को समझाने की प्रक्रिया, ये मैंने आपको बता दिया। तो कामुकता कहने का मतलब आप कह सकते हो कि कामुकता जो होती है वो आकर्षण, भावनात्मक सुझावों और संबंधों को समझाने की प्रक्रिया है, ये कोई यौन व्यवहार के विषय नहीं है। इसमें समलैंगिकता भी आती है, विषम लैंगिकता भी आती है, उभय लैंगिकता भी आती है और विभिन्न यौन पहचानों को भी इसमें क्या कर दिया गया, सम्मिलित किया गया। भारतीय समाज में जो सेक्सुअलिटी अक्सर परंपरा, धर्म और पितृसत्ता के ढांचे से भी नियंत्रित होती रही है। ये आपने देखा। मैं यहाँ पे आपको उदाहरण के रूप में भी उदाहरण दिया, जैसे विवाह संस्थानों को केवल स्त्री पुरुष के बीच सीमित रखने की कोशिश इसी सत्ता संरचना का हिस्सा रहा है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं की सेक्सुअलिटी पर नियंत्रण रखकर उन्हें सामाजिक रूप से कमजोर बनाती है, जैसे प्रथा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, ये जो चीज़ें होती हैं ये इसकी जो कामुकता उसको बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, नियंत्रण रखने का प्रयास करती हैं। इसी तरह समुदाय के लंबे समय तक बहिष्कार किया जाना, है ना, और कामुकता के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सत्ता से संबंधों से भी जुड़े होते हैं, क्योंकि तय होता है कि उन कौन का किसका व्यवहार है। मैं कह सकता हूँ कि सामान्य मान लिया जाए कौन सा विकृत है, कौन सा गलत है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक जो सोच होती है कामुकता को लेकर के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकार से जोड़ती है। इस प्रकार सेक्सुअलिटी यानी कामुकता की सही समझ समाज में समानता और विविधता को स्वीकारने में मदद करती है। ये विशेष तौर पे अपने को समझना और ध्यान से रखना। अब अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, मैं अगले प्रश्न की तरफ लेकर के चलता हूँ आपको। अब आपके सामने अगला प्रश्न है कि पितृ सत्ता क्या है ना, और यह लैंगिक असमानता को कैसे प्रभावित करती है। पितृ सत्ता क्या है और यह लैंगिक समानता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। मैं मेरी भाषा में आपको समझाना चाहूँ थोड़ा सा कि जहाँ पुरुष का दबदबा ज़्यादा हो वहाँ पितृ सत्ता होती है। कहने का मतलब है कि पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें परिवार और समाज में पुरुषों को ज़्यादा अधिकार, शक्ति और निर्णय लेने का स्थान मिलता है, जबकि महिलाओं को अपेक्षाकृत कम महत्व है जो वहाँ दिया जाता है। वो क्या होती है, एक तरीके से पितृसत्तात्मकता होती है ना। ये विशेष तौर पे अपने को समझना। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि पितृसत्तात्मक एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार, समाज, राज्य, सत्ता मुख्यतः पुरुषों के हाथ में होती हैं और महिलाएं अधीनस्थ भूमिका में रहती हैं, उनके साथ काम करती रहती हैं। सब वहाँ पे पुरुष जो कहें वही चलता रहता है। पितृसत्ता केवल पारंपरिक संबंधों तक सीमित नहीं है बल्कि यह है शिक्षा
रोजगार, राजनीतिक, धर्म और संस्कृति सभी क्षेत्रों में प्रभाव डालती हैं। इस व्यवस्था में पुरुष को परिवार का मुखिया, निर्णयकर्ता और संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है, जबकि महिला को घरेलू कार्य और संतान पालन तक सीमित कर दिया जाता है। पितृसत्ता का सबसे बड़ा असर यह है कि यह महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को सीमित रखती हैं। उदाहरण स्वरूप लड़कियों की शिक्षा पर रोक, बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा पितृसत्ता के ही रूप हैं। यह व्यवस्था सादा संसाधनों और अवसरों के असमान वितरण को बनाए रखती हैं, जिससे समाज में लैंगिक असमानता गहरी होती जाती है। पितृसत्ता को जोड़े तोड़े बिना वास्तविक लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण है जो संभव नहीं है। ये बहुत विशेष बात इसने बताई है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। मैंने अभी आपको इनके बारे में बताया। लैंगिक असमानता थोड़ा सा और समझा देता हूँ। पितृसत्ता के कारण असमानता कैसे प्रभावित रहती है। तो लड़के लड़का में भेदभाव करना, महिलाओं को अवसर सीमित, वो बहुत सारी बातें उसमें आप लिख सकते हो। अगर आपके पेपर में आए तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं मस्कुलिनिटी की अवधारणा। मस्कुलिनिटी का मतलब पुरुष, मर्दानगी से कह सकते हो, पौरुष से कह सकते हो, बहादुरता के साथ आप इनका संबंध है जो जोड़ सकते हो। तो ये क्या होता है देखिएगा। यानी मस्कुलिनिटी क्या है ना। मर्दानगी कह सकते हो, पौरुष तत्व कह सकते हो, बहादुरी, ये क्या है इसकी अवधारणा। इसका मतलब मैं आपको बताऊं तो आसान भाषा में कि समाज जिस तरह से गुणों को मर्दानगी से जोड़ता है, वही क्या होता है, आपकी मस्कुलिनिटी होता है। अब इसका मतलब होता है कि जैसे मैं बताऊं कि गुण, व्यवहार और व्यक्ति की जो भूमिकाएं, जिन्हें समाज क्या करता है, परंपरागत रूप से जोड़ता है कि मर्दों जैसा मानता है कि ये मर्दों की तरह है, इनके गुण, उनके व्यवहार, ये सब जो देख करके हम डिसाइड करते हैं ना, वही हमारे लिए क्या है, मस्कुलिनिटी कहलाती है। जैसे मजबूत होना, जिम्मेदारी लेना, आत्मविश्वास दिखाना और परिवार की सुरक्षा करना, ये सब एक तरीके से मर्दानगी का गुण है जो दर्शाती है। तो इसे इस पूरे के पूरे क्षेत्र को, पूरे की पूरी चीज़ों को अपन किस रूप में देख सकते हैं, मस्कुलिनिटी के रूप में देख सकते हैं। हाँ, मस्कुलिनिटी सिर्फ वो क्या जन्म से नहीं आती है, ये समाज और परिवेश के बीच में क्या हो जाती है, सीमित मतलब वो जो है सीखी जा सकती हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समाज के अंदर आप सीखते हो, परवरिश किस प्रकार से हुई है उसी के आधार से। तो ये अलग अलग तरीके से जो है जो देखने को मिलती है। अब आइए इसके अंदर क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है देखियो। मेस्कुलिनिटी का अर्थ है पुरुष तत्व से जुड़ी हुई सामाजिक अपेक्षाएं और धारणाएं जिन्हें समाज पुरुषों के लिए उपयुक्त मानता है, जैसे साहसी होना, ताकतवर होना, भावनाएं न दिखाना, निर्णय लेने से आगे रहना, परिवार का पालन पोषण करना, ये सब की सब बातें जो होती हैं वो आपके बहादुरता या मर्दानगी को दर्शाता है। ये धारणाएं प्राकृतिक नहीं होती हैं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित की जाती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये सब की सब चीज़ें समाज और आपकी परवरिश पर डिपेंड करती हैं। तो एक तरीके से मर्दानगी जो होती है वो सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं। इसी कारण पुरुषों पर भी दबाव रहता है कि वे मर्दानगी साबित करें, यानी मैस्कुलिनिटी को दिखाया। तो एक तरीके से मर्दानगी का प्रभाव सत्ता संबंधों में भी कई बार स्पष्ट दिखाई जो है देता है। ये पुरुषों को समाज में उच्च स्थान और विशेषाधिकार प्रदान करता है, जबकि महिलाओं और अन्य लिंग पहचानों को कमजोर और अधीनस्थ स्थिति में है जो रखता है। कई बार ये अवधारणा हिंसा और आक्रामकता और वर्चस्व को भी उचित ठहराती है। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं तो कार्यस्थल पर पुरुषों को नेतृत्व की भूमिका में देखा जाता है, जबकि महिलाओं को एक सहायक भूमिका तक सीमित किया जाता रहा है। अक्सर आप देखते हैं कि आप विद्यालय परिवेश में, आप अपने सहपाठियों में देखते हैं कि महिला केवल एक सहायक के रूप में भूमिका निभाती है, जबकि वहाँ प्रमुख नेतृत्वकर्ता पुरुष को ही प्रधानता के रूप में दिया जाता है। ऐसा पुरुष प्रधान समाज के अंदर होता है। वर्तमान समाज में पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी की आवश्यकता, जो समानता, संवेदनशीलता, सहयोग को बढ़ावा दे, इस प्रकार की जो आपकी मैस्कुलिनिटी को समझना लिंग संबंधों की असमानताओं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो माना जा सकता है।
तो ये पूरा प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। यानी मैंने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि समाज जिस तरह के गुणों को मर्दगानी से जोड़ता है, वही आपका क्या है, मस्कुलिटी होता है, जिसमें साहसी होना, ताकतवर होना, भावनाएं न दिखाना, निर्णय लेने से आगे रहना, परिवार का पालन पोषण करना, ये सब की सब चीज़ें किसमें आती हैं, आपकी मस्कुलिटी के अंदर आती हैं। अब चलो अगला प्रश्न की तरफ, और स्क्रीन पे देख रहे हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, प्रश्न है कि नारीवाद यानी फेमिनिज्म की अवधारणा क्या है। मैं इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में आपको पहले एक लाइन में बताने का प्रयास करूंगा कि फेमिनिज्म यानी नारीवाद क्या है। महिला और पुरुष के लिए बराबरी की जो सोच होती है, वही आपका क्या है, नारीवाद है, फेमिनिज्म है। बस इसका यही अर्थ है। इसके अंदर पूरी की पूरी बात यह है कि महिला और पुरुष की बराबरी की जो सोच जो होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, नारीवाद कह सकते हैं। नारीवाद एक तरीके से मैं आपको समझाऊं तो एक विचार और एक आंदोलन है, वो आंदोलन का रूप है एक तरीके से, क्योंकि महिला और पुरुष को बराबर अधिकार, उसको अवसर की समानता मिलनी चाहिए, और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और असमानता को कम करने की जो बात कही जाती है, उस पूरे के पूरे सिस्टम को अपन क्या कह सकते हैं, नारीवाद कह सकते हैं, फेमिनिज्म कह सकते हैं। एक तरीके से ये आंदोलन हो सकता है। तो नारीवाद चाहता क्या है, फेमिनिज्म चाहता क्या है, यानी इसकी बराबरी, महिला और पुरुष की बराबरी कैसे हो पाएगी। मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि पढ़ाई और नौकरी में उसको बराबरी मिलनी चाहिए, महिलाओं को उनको निर्णय लेने के अधिकार हैं जो मिलने चाहिए, सम्मान और सुरक्षा जो है वो महिलाओं को मिलनी चाहिए, भेदभाव का जो अंत है, पुरुष और स्त्री के अंदर जो भेदभाव किया जाता है वो खत्म होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो नारीवाद है, फेमिनिज्म की अवधारणा हमें ये सिखाती है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि फेमिनिज्म यानी नारीवाद एक वैचारिक और सामाजिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, अवसर और सम्मान दिलाना है। ये केवल भूमि महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए समानता और न्याय की मांग करता है। नारीवाद का उद्भव पितृसत्ता, लैंगिक भेदभाव और असमानता के विरोध में हुआ। बिल्कुल सही कहा। और इसके विभिन्न चरण हैं। पहला चरण 19वीं शताब्दी में शिक्षा और मताधिकारी के लिए संघर्ष, दूसरा चरण 20वीं शताब्दी में इसको लेकर के रोजगार और राजनीति के सम्मान अवसर, और तीसरा चरण जो चाह रहा वो पहचान, जो सेक्सुअलिटी और विविधता से मुद्दों पर केंद्रित जो रहा था। नारीवाद ये मानता है कि महिलाएं केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित नहीं है। यानी फेमिनिज्म यानी जो एक तरीके से आंदोलन मैंने अभी बताया है, एक तरीके का आंदोलन होता है जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, जैसे महिलाओं की पढ़ाई में, नौकरियों में उसको बराबरी मिलनी चाहिए, निर्णय लेने के अधिकारों में उसकी वो जो अधिकार होने चाहिए, उनके भेदभाव का अंत होना चाहिए। एक तरीके से आंदोलन है, मैंने आपको बताया। तो ये क्या कहता है, शिक्षा, रोजगार, राजनीति, कला, विज्ञान सभी क्षेत्रों में योगदान दे सकती है, नारीवाद ये मानता है। भारतीय संदर्भ में सती प्रथा, उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं के लिए शिक्षा आंदोलन एक नारीवाद की उपलब्धि, और नारीवाद जो है वो पितृसत्तात्मक संरचना को चुनौती देता है, सामान्यतः आत्म निर्णय तथा सशक्तिकरण की राह को क्या करता है, महिला सशक्तिकरण की राह को प्रशस्त करता रहा है। ये बहुत ही विशिष्ट बात हमारे लिए सामने आती है। तो इसलिए अपने को समझना चाहिए कि नारीवाद क्या है। तो फेमिनिज्म एक तरीके का आंदोलन है, और ये महिला और पुरुष की बराबरी की एक सोच को विकसित करने वाला आंदोलन है। आप इसकी अवधारणा इस प्रकार दे सकते हैं सरल शब्दों में। अब मैं आपको अगले प्रश्न की तरफ लेकर के जाता हूँ आपके सामने। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, जेंडर वाइज क्या है। जेंडर वाइज क्या है, तो मैं इनको आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास करता हूँ, इसे क्या कहते हैं। देखो, जेंडर वाइज आप कह सकते हो कि लिंग के आधार पर भेदभाव या झुकाव जो है वो आपका जेंडर वाइज बायस कहलाता है। बस इनका सरल शब्द यही है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसके लड़का या लड़की होने के आधार पर अगर उसके साथ पक्षपाती व्यवहार किया जाता है, वो क्या होता है, आपका जेंडर बायस होता है। हाँ, जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि लड़के लोग हैं जो बाहर काम करेंगे और महिलाएं घर के अंदर काम करेंगी। ये डिसाइड कर दिया कि भाई लड़कियां घर के अंदर और लड़के घर के बाहर काम करेंगे।
और ये डिसाइड कर दिया कि लड़के बाहर से आएंगे तो लड़कियां उनकी सहायता करेंगी, होने वाली उनकी जो पत्नी है वो उनकी सेवा सहायता करेगी, उसको खाना खिलाएगी, बनाएंगी, वो करेंगी वो करेंगी, और पुरुष कमाने के लिए बाहर जाएगा, महिलाएं नहीं जाएंगी। तो ये एक तरीके से जेंडर वाइज का जो है उसको संज्ञा दी जाती है। दूसरा कहा कि अ, लड़कियों को केवल पढ़ाई के अंदर ही मतलब पढ़ना चाहिए, खेल नहीं खेलना चाहिए या खेल में कम मौका देना। ये एक तरीके का एक उदाहरण भी किसका है, जेंडर वाइज का एक उदाहरण है। दूसरा, कुछ काम को सिर्फ लड़के लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है और कुछ काम को केवल लड़कियों के लिए कहा जाता है कि बस ये काम तो केवल लड़कियां ही करेंगी, ये काम केवल लड़के ही करेंगे। तो ये सब के सब उदाहरण किसके आते हैं, आपके जेंडर वाइज के आते हैं, ये अपने को समझना है। तो मैं सीधे शब्दों में एक लाइन में बात बताऊं कि लिंग के आधार पे पक्षपात या भेदभाव जो किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, जेंडर वाइज कहलाता है। बस अपने को इतना सा समझना था। आपके सामने प्रश्न है कि जेंडर वाइज का अर्थ लिंग के आधार पर असमान व्यवहार या भेदभाव करना या पूर्वाग्रह समाज के लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। परिवार, शिक्षा, रोजगार, राजनीति और मीडिया। उदाहरण के लिए मानना है कि लड़कियां गणित और विज्ञान में कमजोर होती हैं और लड़के घरेलू कार्य नहीं कर सकते। ये एक तरीके से किसके उदाहरण है, जेंडर वाइज के उदाहरण हैं। ये पूर्वाग्रह सामाजिक सोच, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं से मजबूत होता है। जेंडर वाइज का असर यह होता है कि महिलाओं और लड़कियों को कम अवसर मिलते हैं, उनकी क्षमताओं को नज़रअंदाज किया जाता है और वे शिक्षा और रोजगार से वंचित हो रह जाती हैं। इसके कारण संसाधनों का असमान वितरण होता है और समाज में पुरुषों का प्रभुत्व बना रहता है। जेंडर वाइज न केवल महिलाओं को नुकसान पहुंचाता है बल्कि पुरुषों पर भी कठोर भूमिकाएं थोपता है। इससे समाप्त करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और संवैधानिक प्रावधानों की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये विशेष बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब आपके सामने स्क्रीन पे अगला प्रश्न आप देख रहे हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है ना, स्टीरियोटाइपिंग क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, ये प्रश्न है। इनको मैं आपको एक लाइन में बताऊं, सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूं तो आप कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर तय सोच जो होती है, लिंग के आधार पे पहले से जो तय सोच जो होती है उसको अपन क्या कह सकते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कह सकते हैं। मेरा मतलब है कि लड़का और लड़कियों के बारे में पहले से ये तय धारणा बना लेना, ये है कि उन्हें कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे वो कैसा बनना चाहिए, ये सब सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती हैं। उदाहरण के लिए कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां घर का काम ही करेंगी, और लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, ऐसा हमने तय कर दिया, मान लिया। ये क्या होता है भाई, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है, ये अपने को समझना है। अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग लड़का लड़की के बारे में बनी तय धारणा होती है, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके खूब सारे उदाहरण भी देख सकते हैं। चलो, इस प्रश्न में पूरा यही बताया गया है, मैं कोशिश करता हूँ आपको इसको बढ़ा करके और बता देता हूँ कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का अर्थ है पुरुष और महिलाओं के लिए तय शुदा भूमिका और गुण मान लेना। मैं आपको बताया पहले से तय होते हैं वही गुणों को मान लेना। मानना है कि महिलाएं केवल घरेलू कार्यों के लिए उपयुक्त हैं, पुरुष बाहर के कार्यों के लिए। इसी प्रकार लड़कियों को संवेदनशील और कोमल तथा लड़कों को साहसी और मजबूत माना जाता है। ये किसके उदाहरण है, आपके जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के उदाहरण हैं। ये सामाजिकरण की प्रक्रिया में गहराई से रच बस जाते हैं और परिवार, विद्यालय, मीडिया तथा साहित्य के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। इसका नतीजा ये होता है कि लड़कियां अपने सपनों और संवेदनाओं संभावनाओं को सीमित कर लेती हैं और लड़कों पर भी कठोर अपेक्षाएं लाद दी जाती हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग सत्ता संबंधों को मजबूत करता है क्योंकि ये महिलाओं को अधीनस्थ और पुरुषों को प्रभुत्वशाली स्थिति में रखता है। इसे तोड़ने के लिए आवश्यक है और कि बच्चों को समान अवसर दिया जाए, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में समान प्रतिनिधित्व हो और समाज में विविधता को स्वीकार किया जाए। ये सब बातें क्या आती हैं, इसमें आती हैं। तो आप समझ गए होंगे ये पूरा प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। देखिएगा, महिला सशक्तिकरण को मैं अगर आपको सरल भाषा में बताना चाहूँ तो महिलाओं को अधिकार, महिलाओं के लिए अवसर, महिलाओं को आत्मविश्वास, उसको कॉन्फिडेंस देना,
ये सब कुछ जो मिला जुला रूप है वो महिला सशक्तिकरण होता है। मेरे कहने का मतलब है कि महिलाओं को इतना सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना कि वे अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें और समाज में बराबरी के साथ आगे बढ़ सकें, यही क्या कहलाता है, आपका महिला सशक्तिकरण कहलाता है। वो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी, वो किस प्रकार से सक्षम होगी, किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनेंगी, तो इसमें क्या 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 शामिल किया जा सकता है, जैसे शिक्षा और नौकरी में उसको बराबरी के अवसर देना, अपने फैसले लेने के लिए आज़ादी देना, समान और सुरक्षा उसको है जो मिलना, और साथ साथ में आर्थिक सामाजिक स्वावलंबन भी उनके लिए सबसे बड़े बातें हैं जो मिलना। मेरे कहने का मतलब है कि महिलाओं को मजबूर और आत्मनिर्भर बनाना ही क्या है, महिला सशक्तिकरण है। बस इसके साथ ये पूरी बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। चलो पढ़ते हैं इसको। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को निर्णय लेने, संसाधनों पर अधिकार रखने और स्वतंत्र रूप से जीवित जीने की क्षमता प्रदान करता है ना। ये विशेष तौर से बातें रखी गई हैं। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी आवश्यकता बड़े स्तर पर भी देखी जा सकती है इनकी, और इसका उद्देश्य महिलाओं को पितृसत्तात्मक बंधनों से क्या करना होता है, मुक्त कराना होता है, उन्हें समान अवसर दिलाना होता है। महिला सशक्तिकरण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक और भागीदारी और कानूनी अधिकारों से जुड़ा एक विषय है। मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं तो पंचायती राज संस्थानों में 33% आरक्षण महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण देता है। आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूह है और उद्यमिता योजनाएं महत्वपूर्ण है। ये कई सारी योजनाएं चलती रहती हैं। और महिला सशक्तिकरण समाज के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे विकास समावेशी होता है और लैंगिक असमानता घटती जाती है। महिला सशक्तिकरण केवल बाहरी संसाधन तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, एम्पावरमेंट जो होता है वो आत्मनिर्भर, आत्मनिर्णय, आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। तो महिला सशक्तिकरण लोकतांत्रिक समाज और सतत विकास की एक आधारशिला होती है। बस ये अपने को समझना है। इतना सा शायद मुझे समझ में, आशा करता हूँ कि शायद ये पूरा प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आप देखिए। प्रश्न है पितृसत्ता और संसाधनों के असमान वितरण का संबंध क्या है। देखो, पितृसत्ता और संसाधनों का असमान वितरण, मैं इनको सरल शब्दों में बताऊं तो सीधा सा कह सकता हूं कि पितृसत्ता तय करती है कि घर और समाज के साधन किसे ज़्यादा मिलेंगे, और अक्सर पुरुषों को इसमें क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि पितृसत्ता है वो पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था को ही इंडिकेट करता है, उनको ही बारे में बताता है। तो जैसे पैसा, शिक्षा, संपत्ति, अवसर, निर्णय लेना, ये सबसे सब ज़्यादा समाज के अंदर क्या है, पुरुष को ही ज़्यादा मिलते हैं और पुरुष को इसके बारे में ज़्यादा महत्व दिया जाता है, महिलाओं को कम दिया जाता है ना। तो विशेष तौर पे अपन कह सकते हैं कि ये सभी के सभी क्या है, पितृसत्ता के अंदर ही आते हैं। असमानता क्या हो सकती है कि लड़कियों को पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च न करना, लड़कियों पर कम करना, लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना, संपत्ति में बेटों को प्राथमिकता देना, बेटियों को नहीं देना, नौकरी और फैसलों में पुरुषों का एक दबदबा रखना, है ना। तो ये सब की सब क्या है, असमानताएं होती हैं जो लैंगिक आधार पे जो है पितृसत्ता समाज के अंदर जो है की जाती रही हैं। तो विशेष तौर पे बहुत बातें हैं जो देखने को मिलती है। अब मैं इसको पढ़ के और बता देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें संसाधनों और अवसरों पर निर्णय मुख्यतः पुरुषों के साथ में होता है। इसका सीधा असर महिलाओं की स्थिति पर भी पड़ता है। भूमि, संपत्ति, शिक्षा और रोजगार जैसे संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच सीमित कर दी जाती है। उदाहरण स्वरूप बताना चाहूँगा, ग्रामीण भारत में ज़्यादातर भूमि पुरुषों के नाम पर होती है, जबकि महिलाएं कृषि कार्य के बराबर में योगदान देती रहती हैं। पितृसत्ता महिलाओं को केवल उपभोग और श्रम तक सीमित करती हैं, लेकिन उन्हें निर्णय लेने या स्वामित्व का अधिकार नहीं देती हैं। शिक्षा में भी यही असमानता दिखाई देती है। परिवार में अक्सर लड़कों की पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च किया जाता है, जबकि लड़कियों की जल्दी विवाह कर दिया जाता है। संसाधनों का यह असमान वितरण सत्ता संबंधों को मजबूत करता है और महिलाओं को निर्भर बनाए रखता है।
वास्तविक समानता तभी संभव है जब महिलाएं भी भूमि, संपत्ति, शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक अवसरों पर बराबरी की हिस्सेदारी प्राप्त हैं जो कर पाएंगी, तभी ये सब चीज़ें हैं जो लागू हो पाएंगी, अन्यथा ये सब चीज़ें लागू नहीं हो पाएंगी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप अगला प्रश्न है लैंगिक समानता और अवसरों की समान पहुंच क्यों आवश्यक है। बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊं तो कहने का मतलब क्या है कि बराबरी का मौका मिलेगा तभी तो क्या होगा, सब अपनी पूरी पूरी क्षमताएं हैं जो दिखा सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि लड़का और लड़की दोनों बराबर अधिकार और उसको दोनों को बराबर मौके मिलेंगे तभी वे क्षमता और के अनुसार आगे बढ़ पाएंगे और व्यक्ति, परिवार और समाज इन तीनों का क्या कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे, अन्यथा वो नहीं कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए महत्वपूर्ण है, ऐसा इसलिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति को न्याय और सम्मान मिलता है, तो महिलाओं को भी मिलना चाहिए और पुरुषों को भी मिलना चाहिए। प्रतिभा और कौशल का पूरा उपयोग जो होता है वो महिला और पुरुष दोनों के रूप में करना होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके बीच में कोई सी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई असमानता उसमें जो है नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ में बात करूं तो समाज जो प्रगतिशील बनना अगर समाज को बनाना चाहते हैं तो पुरुष और महिलाओं को क्या देना है, बराबरी का मौका देना है, तभी समाज क्या बन सकता है, बेहतर बन सकता है। ऐसी इस प्रश्न के अंदर कामना की गई है। देखिएगा, लैंगिक समानता का अर्थ है कि पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिले। ये केवल एक नैतिक या कानूनी आवश्यकता नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी अनिवार्यता है। जब महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी के में बराबरी के अवसर मिलते हैं तो समाज की उत्पादकता और विकास दर बढ़ती है। अवसरों की असमान पहुंच से महिलाएं हाशिए पर चली जाती हैं और उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता तो वे भविष्य में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाती हैं। इसी प्रकार राजनीतिक अवसर न मिलने से उनकी आवाज़ निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं होती है। समान अवसर केवल महिलाओं के लिए ही लाभकारी नहीं बल्कि पुरुषों और पूरे समाज के लिए भी फायदेमंद है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए भी आवश्यक है और लैंगिक समानता अवसरों पर तक इसकी महत्वपूर्ण प्रगति है जो समाज की होती रही है। अगला प्रश्न आपके सामने बड़ा प्रश्न है, मैं इस प्रश्न को भी समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। प्रश्न ये है कि जेंडर की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए जेंडर के विकास पर को प्रभाव से समझाइए। तो इसका कहने का मतलब है कि जेंडर का मतलब यहाँ मैं सीधा सीधा सा बताऊँ तो पूरे प्रश्न इस पूरी भाषा को, जेंडर शब्द लैंगिक शब्द है जो भाषा अंग्रेजी भाषा के जेंडर शब्द का हिंदी रूपांतर है। लैंगिक से अभिप्राय है कि लिंग का उसके अनुरूप भूमिका अथवा व्यवहारों में आवश्यकता अनुसार व्याख्यान रूप से किया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं। कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी बातें बताऊं। तो देखिएगा कि जेंडर का अर्थ केवल स्त्री और पुरुष यानी जैविक अंतर से नहीं बल्कि एक समाज द्वारा तय की गई भूमिकाएं, व्यवहारों और अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ होना मतलब जो है बताया गया, अपेक्षाओं से जुड़ा होना बताया गया है। यानी समाज ये मान लेता है कि लड़कों और लड़कियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, जीवन में उसकी क्या भूमिका होगी। यही सामाजिक सोच जेंडर की अवधारणा अवधारणा कहलाती है। जेंडर जन्म से तय नहीं होता बल्कि क्या होता है कि व्यक्ति उसे परिवार, समाज, संस्कृति से सीखता है। बचपन से ही बच्चों को अलग अलग तरीके से पाला जाता है और मतलब उसको जैसे लड़कों को मजबूत और साहसी बनाने की सीख दी जाती है, लड़कियों को शांत और घरेलू काम करने की उससे अपेक्षाएं की जाती हैं। ये धारणाएं धीरे धीरे व्यक्ति के व्यक्तित्व और अवसरों को प्रभावित करती रही हैं और ये धारणाएं आपकी अवधारणाओं के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। और भी कई बातें मैं आपको बताऊं, जैसे जेंडर का समाज के विकास पर किस प्रकार गहरा प्रभाव जो है वो पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँ तो कह सकते हैं कि जैसे लड़का लड़की दोनों को समान अवसर मिलते हैं, जैसे शिक्षा में, रोजगार में, निर्णय लेने के अधिकार में, तो समाज की पूरी क्षमता विकसित होगी। लेकिन जेंडर के आधार पर भेदभाव होता रहा तो समाज का एक बड़ा हिस्सा अपनी प्रतिभा को पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा। इससे समाज का विकास है वो धीमी गति से होगा और लैंगिक असमानताएं को क्या मिलेगा, समानता को बढ़ावा नहीं मिलेगा और
असमानता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये महिलाओं को शिक्षित नहीं कर पाएंगी और महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगी, परिवार स्तर सुधरेगा नहीं, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। तो लैंगिक समानता के लिए हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए, महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनना चाहिए और परिवार का स्तर तभी वो सुधार पाएंगी जब वो खुद आत्मनिर्भर बनेंगी। और आत्मनिर्भर महिला बनेंगी तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति से वो मजबूत हो जाएंगी और समाज बहुत ज़्यादा प्रगति करेगा। और जेंडर के प्रति हमें सकारात्मक और दृष्टिकोण से और भी उनके समाज के संतुलित विकास के लिए महिलाओं को अपने आप में क्या होना चाहिए, एक तरीके से किसी प्रकार का भेदभाव न करके उसमें समानता या आप कह सकते हैं एक समान नज़र से उसको देखा जाना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा यही है कि भेदभाव उसमें न हो जाए। मैं पूरे प्रश्न को देख सकते हैं आप, आपके सामने है प्रश्न। जेंडर के संप्रदाय के बारे में बताया गया, पूरी बातें इसमें ये लिखी हुई जो मैंने अभी आपको बताई है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें देखो, जेंडर का विकास जैविक प्रभाव किस प्रकार रहता है। जेंडर निर्धारण में जीव विज्ञान के तहत अपन देखते हैं ना कि मनुष्य के अंदर जो 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 23 के जोड़े पाए जाते हैं। सामान्यतः 22 जोड़े स्त्री के होते हैं, पुरुष के रूप में होते हैं, और 23वां जोड़ा उसके लिंग निर्धारण में काम होता है, जिसमें 23वां जोड़ा जो होता है, स्त्री में XX तथा पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। वाई गुणसूत्र पुरुष लिंग के आधार लिंग का निर्धारण करता है और हार्मोन को स्त्रावन भी किशोरावस्था स्त्री व पुरुष के अलग अलग होते हैं। द्वितीय लैंगिक स्तरों को लक्षणों को प्रकट करने के लिए सहयोग करता है। तो ये सब चीज़ें आपने शायद पढ़ी होंगी, सब चीज़ें इनको बताने का पूरा है जो प्रयास है जो इसमें किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि शिक्षक की भूमिका इसमें क्या हो सकती है। विद्यालय में शिक्षक की जेंडर विभेदीकरण को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लड़के लड़कियों को समान कार्य करने के अवसर प्रदान करना और समान रूप से शिक्षण कराने और लिंग आचारित विपरीत भेद नहीं करें। ऐसा करने से शायद ये जो समानता है वो देखने को मिल सकती है। बालक का बचपन अपने परिवार में बीता हंसते खेलते परिवार के सदस्यों के साथ प्यार स्नेह और छाँव में बड़ा होता है, जबकि कुछ बालकों का बचपन कष्टों से भरा होता है। उन्हें अपने लालन पालन के साथ ही परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी बालकों पर रहती है। कई बार विकट परिस्थितियों के कारण भी बच्चों को ऐसे माहौल का सामना करना पड़ता है जिसकी मजबूरियां होती हैं, जिसके कारण बाल वेश्यावृत्ति, नशीली दवाएं आदि गलत कार्यों में फंस जाते हैं। ये कई सारी बातें हैं जो आपने देखी। अब जेंडर व सेक्स के बारे में और बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। लिंग के संबंध में जैविक विभिन्नताएं विभिन्नताओं गुणसूत्रों और हार्मोन संबंधी रूपरेखा तथा आंतरिक एवं बाह्य जनेंद्रियों से जेंडर जैसे लक्षणों की व्याख्या करता है, जैसे कोई समाज या संस्कृति पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में चित्रित करती है। समाज विज्ञान के संदर्भ में लैंगिक भूमिका का संबंध ऐसे लक्षणों और आचरण से है जैसे जिसे विभिन्न संस्कृतियों यौनिकता से संबंधित करती हैं। किसी भी संस्कृति में एक अवास्तविक पुरुष होने की आवश्यकता है। पुल्लिंग और पौरुषवादी लक्षण एवं आचरण इसी प्रकार एक वास्तविक स्त्री के लिए स्त्रीलिंग एवं नारीगत विशेषताओं का होना जरूरी है। संक्षिप्त अर्थ में पुरुष का अर्थ होता है पुल्लिंग एवं पुंजातीय सामाजिक भूमिका तथा स्त्रीलिंग का अर्थ होता है स्त्रीलिंग और स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका का निर्वाह करना। लिंग भेद कब होता है, जब जेंडर भेद कब होता है, यानी और जेंडर भेद कब होता है। आप ये कैसे जानेंगे कि कब और किस प्रकार किस बात का जेंडर भेद की अपेक्षाएं लिंग संबंधी विषमता कहा जाए। लिंग तथा जेंडर के लिए दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लिंग भेद का संबंध केवल जैसे अंतरों से है जो केवल जैविक भिन्नताओं को संबंध रखते हैं, या चिकित्सा साहित्य में जैविक लिंग भिन्नता की सर्वाधिक सामान्य व्याख्या करता है। लिंग जेंडर तथा लैंगिक अभिविन्यास शब्दावली का प्रयोग प्राय एक दूसरे के स्थान पे किया जाता रहा है। एक समान करने लगने वाले के बावजूद भी इनके इतने पृथक अर्थ होते हैं। लिंग का अर्थ जैविक रूप से नर अथवा नारी यानी पुरुष अथवा महिला, और पुरुष के पास XY गुणसूत्र होते हैं और स्त्रियों के पास XX गुणसूत्र होते हैं। नारी गर्भ का निर्धारण नर शुक्राणु X अंडाशय का गर्भ धान करता है तो भ्रूण नारी होगी।
यदि वाई गुणसूत्र एक्स अंडाशय का गर्भधान करता है तो भ्रूण नर होगा। ये जेंडर का अर्थ है। लैंगिक जाति से संबंधित व्यवहारिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण जन्म के समय शिशु के लिंग का निर्धारण प्राय इस आधार पर किया जाता है कि यदि उसमें शिशन अंग पाया जाता है तो नर जाति का होगा, यदि उसमें वह भग युक्त है तो वह नारी जाति की शिशु है। लैंगिक अभिज्ञान का संबंध लैंगिक निर्धारण से किया जाता है। लैंगिक अभिज्ञान का संबंध लैंगिक निर्धारण से भी किया जाता रहा है। जेंडर भिन्नताओं का संबंध जैविक तथा अथवा मनोवैज्ञानिक लक्षणों की भिन्नता से भी है, जिसे प्राय पुरुष या स्त्री जाति से जोड़कर समझा जाता है। तो ये बात पूरी आप समझ सकते हैं। एक प्रश्न आप देख रहे हैं कि जेंडर व सेक्स में भेद क्या हो सकते हैं। तो सामाजिक और प्राकृतिक दोनों में देखो, जेंडर स्त्री और पुरुष की सामाजिक संरचना जिसे बदलना संभव है। बिल्कुल सही बात है, जेंडर को बदला जा सकता है लेकिन सेक्स को नहीं बदला जा सकता। सेक्स स्त्री और पुरुष में शारीरिक फर्क है जो जैविक एवं अनुवांशिक संरचना द्वारा निर्धारित होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। दूसरा इसमें अंतर बताया गया कि जेंडर शब्द का प्रयोग पुरुष एवं स्त्री के गुणों की कुल तथा उनके समाज द्वारा उसमें अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता रहा है। फेमिनिस्ट के अनुसार ये बातें कि सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और इधर बात सेक्स की करूं तो सेक्स एक जैविक की अवधारणा है। अन ओकलन की पुस्तक है सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी 1972 में सेक्स को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सेक्स से तात्पर्य पुरुष अथवा स्त्री के जैविक विभाजन से है। यहाँ तक कि संसार में भी जीवितों को उनके जैविक के आधारों पर दो वर्गों नर और मादा में बांटा गया है। तो ये बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, तो इस आधार पे आप अपना अंतर है जो देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं कि जेंडर वास्तविकताएं और शिक्षा में चुनौतियां। ग्रामीण बालिकाओं के लिए विद्यालय की अनुपलब्धता। ग्रामीण नीतियों के परिणाम स्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के दूर दराज क्षेत्रों में स्कूल खोले गए। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए स्कूल उसकी पहुंच से काफ़ी दूर स्थापित हैं। खासकर बालिकाओं के कमज़ोर आर्थिक स्तर के कारण घर से काफ़ी दूर तक स्थापित विद्यालय में जाना काफ़ी दुष्कर कार्य है। शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवार झुग्गी झोंपड़ियों में रहते, वहीं विस्थापित श्रमिकों के परिवारों से बालिकाओं के लिए भी विद्यालय में नामांकन की समस्या रहती है। ये विद्यालयों से आप जोड़ के कह सकते हैं। दूसरा, आप अनुसूचित जाति और जनजाति तथा मजदूर वर्ग से भी आप जोड़ के इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद मुस्लिम बालिकाओं से भी शिक्षाओं से आप उनको जोड़ के है जो लिख सकते हैं। अगला है हिंसा, विवाद और विस्थापन का जेंडर शिक्षा पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए बांधते हैं सबसे पहले इनको। हिंसा और अशांति चाहे घरेलू हो या सार्वजनिक, प्रत्येक व्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही बात है। और हिंसा एवं अशांति के गंभीर प्रभाव बालिका शिक्षा पर भी दिखाई देते हैं। सन 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों का मुस्लिम लड़कियों की शैक्षिक उपलब्धि तथा आकांक्षा पर प्रभाव पड़ा। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था हिंसा से बुरी तरह प्रभावित है। बड़ी संख्या में लोगों को पलायन हुआ, जिससे लड़कियों की शिक्षा में सामुदायिक स्तर पर कमी आई और अधिकतर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कट्टर आतंकवादियों द्वारा लड़कियों को विद्यालय भेजने पर उसके अपहरण की धमकियां दी जाती है, जिसके कारण गरीब अभिभावक कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर देना उचित समझते हैं। इनका उन बालिकाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव होता है। और घरेलू हिंसात्मक वातावरण के प्रभाव बालिकाओं के आत्मविश्वास और विद्यालय में उसके कार्य निष्पादन पर पड़ता है। वैश्वीकरण की चुनौतियाँ। वैश्वीकरण की चुनौतियाँ यानी जेंडर समानता का युद्ध विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के साथ चुनौतीपूर्ण रहा है।
बदलती हुई अर्थव्यवस्था का शिक्षा पर तेजी से प्रभाव पड़ा। कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा निहितार्थ उसमें, जैसे निजी स्कूलों पर बढ़ावा, सरकारी स्कूलों पर गिरता स्तर, ये भी बातें उसमें क्या देखने को मिलती है, महत्वपूर्ण देखने को मिलती रही हैं। रोजगार में भाषा की बाधा, जेंडर के संदर्भ में नियोग्य बालिकाएं, बहुत सारी बातें हैं। एक प्रश्न अपने सामने की लैंगिकता का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिंग नियंत्रण के प्रमुख स्रोतों को स्पष्ट कीजिएगा। देखिएगा कि स्त्री लैंगिकता का मतलब यहाँ है स्त्री एवं पुरुष संबंधों के दो प्राथमिक आयाम हैं। प्रथम है दूसरों की लैंगिकता की पहचान को समझना, अर्थात स्त्री और पुरुष का होना। दूसरा आयाम लैंगिक पहचान से आगे ले जाकर विपरीत लिंगियों को सम्मिलित करना। समाज द्वारा निर्धारित जीवन जीने के लिए पुरुष जैसी या महिला जैसी पहचान आवश्यकता है। पुरुष व स्त्री केवल प्रजनन हेतु ही नहीं बल्कि संबंधों के मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए हैं। दोनों एक दूसरे को विकसित करने हेतु एक दूसरे पर अंतर्लंबित होते हैं। लैंगिक एक व्यक्ति की लैंगिक पहचान से आगे तक विस्तृत है, जो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने शरीर तथा स्वयं के बारे में कैसा महसूस करते हैं तथा हम दूसरों के बारे में क्या महसूस तथा व्यवहार करते हैं, यह लैंगिकता का एक भाग है। लैंगिकता का शाब्दिक अर्थ लिंग वर्गों से ही है, परंतु उसकी अवधारणा के गहरे निहितार्थ हैं। यह एक व्यक्ति के लैंगिक रुझानों तथा वरीयताओं को बताता है तथा इस प्रकार से व्यक्तियों की अभिवृत्तियों तथा व्यवहारों को भी निर्धारित करता है। लैंगिकता में लैंगिक अभिवृत्तियां, व्यवहार, वरीयताएं, विश्वास तथा रुझान सम्मिलित होते हैं। यह एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का बेहद व्यक्तिगत तथा अभिन्न अंग है। समाजशास्त्रीय संदर्भ में इसको देखें तो लैंगिक होने का मतलब एक व्यक्ति के व्यक्तिगत आयाम लिंग से है। बस पूरी बातें इसमें ये लिखी हुई हैं। बहुत सारी बातें आप पेपर में लिख सकते हैं इससे संबंधित। फिर नियंत्रण के स्रोत क्या हो सकते हैं, तो धर्म हो सकता है, परिवार हो सकता है ना, और बहुत सारी चीज़ें उसमें आप लिख सकते हैं। पितृसत्तात्मक और पुरुष तत्व के बारे में भी लिखते हुए इस प्रश्न का पूरा अर्थ है जो आप दे सकते हैं। इसके बाद समाज के द्वारा दिए गए अधिकार, पुरुषों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार। तो पुरुषों के कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं? पुरुष परिवार का मुखिया हो सकता है और वही रहेगा, ये बताया गया। और इसके बाद ये अधिकार मिला कि सभी प्रकार के निर्णय लेना उसका काम रहेगा। संपत्ति पे कब्जा रखना पुरुष का अधिकार रहेगा। वंश को अपने नाम पर चलाना और संबंध स्थापित करने की छूट, घूमने फिरने की छूट, ये सब पुरुष के अधिकार हैं। महिलाओं की शादी के बाद माँ बनना, शादी के बाद पति के साथ संबंध बनाना, ये सब महिलाओं के लिए निर्धारित हुआ। और फिर जो समाज के द्वारा कर्तव्य क्या दिए गए हैं, तो पुरुष और महिलाओं की कर्तव्य इस प्रकार हैं कि पुरुष कर्तव्य परिवार का भरण पोषण करना, परिवार की सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं के प्रातःकाल से रात्रि तक घर के सारे घरेलू काम करना, बच्चे पैदा करना, धार्मिक रीति रिवाज का पालन करना, पति को परमेश्वर मानकर खुश रखना और परिवार के बड़े बूढ़ों एवं बीमारों की सेवा करना, परिवार नियोजन अपनाना, ये सब महिलाओं के कर्तव्य हैं जो दिए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी बातों में इसको आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अपने आधार पे भी इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। नारीवाद फेमिनिज्म का क्या अभिप्राय, मैं अभी बता के आए थे, आपको पूरा सिस्टम समझा के आया था। नारीवाद फेमिनिज्म क्या है, एक तरीके से स्त्री आंदोलन विमर्श है। इसको आप पूरा समझ सकते हैं, समझ के आए थे वो, उसके आधार पे आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा। अब आप कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ये प्रश्न आपको करेंगे। अब मैं एक थोड़ी सी और बताऊं कि लैंगिक पूर्वाग्रह विभेद के प्रभाव की एवं पहचान कैसे करें, तो इसके कुप्रभाव कैसे पड़े समाज पर। तो कन्या भ्रूण हत्या और असंतुलित लिंगानुपात और मानसिक कुप्रभाव, ये इनके प्रमुख पॉइंट हो जाएंगे। और लैंगिक पूर्वाग्रह संपत्ति के समाप्ति के उपाय में जागरूकता के प्रचार, है ना, बालिका शिक्षा का प्रसार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक, असुरक्षात्मक वातावरण, ये सब इसमें सम्मिलित हो ही जाएंगे। तो आपको कोई खास इस बात पे नहीं समझना। अगला प्रश्न है जेंडर का सामाजिक निर्माण क्या है। हाँ, बहुत आसान प्रश्न है कि जेंडर का सामाजिक निर्माण क्या है। समाज पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिकाएं, अपेक्षाएं और व्यवहार तय करता है। तो यह जैविक संतर पर आधारित नहीं होता है बल्कि परंपराओं, संस्कृति, धर्म और शिक्षा से आकार लेता है। तो ये आप बता सकते हैं। परिवार में सामाजिकरण
जेंडर निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। बहुत आसान शब्दों में, माँ केवल घर का काम करेगी, पिता केवल नौकरी करेंगे, बच्चा मान लेता है, यही बातें सब प्राकृतिक भूमिकाएं चलती रहती हैं, सब चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। आप आराम से इस बात को समझ सकते हैं। विद्यालय में सामाजिकरण की भूमिकाएं, आप इसको भी एक थोड़ा सा देख के जाइएगा। व्यवसाय और पहचान जेंडर से क्या संबंध है, इनको भी आप थोड़ा देखिए। समाज में महिलाओं के जुड़े स्टीरियोटाइप क्या है, उनको भी आप बताते रहना। रसोई का काम करना, रो फलाना ढिमका काम करना, ये महिलाओं के लिए, ये सब चीज़ें, तो आप इसको थोड़ा सा देख के जाना। और गरीब और जेंडर में आपस में, गरीब और जेंडर का आपस में क्या संबंध है। देखो, गरीब और जेंडर का गहरा संबंध रहा है। आर्थिक संसाधनों तक पहुंच में महिलाओं और पुरुषों की तुलना में कम अवसर मिलते हैं। गरीब परिवारों में लड़कियां की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, अक्सर उन्हें कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। गरीब की स्थिति में महिलाएं घरेलू कार्यों को देखभाल की जिम्मेदारियों में अत्यधिक बंध जाती हैं, जिसे वे रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं ले पाती हैं। महिलाएं प्राय संगठित क्षेत्र में काम असंगठित क्षेत्र में कम वेतन और असुरक्षित काम करने की मजबूर होती हैं। इसके अलावा गरीब महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं तथा पहुंच को प्रभावित करती हैं। बहुत सारी बातें आप इसमें से लिख सकते हैं। वर्ग और जेंडर का परस्पर संबंध कैसे समझा सकता है, तो वर्ग और जेंडर का संबंध परस्पर गहरा और जटिल होता है। आर्थिक वर्ग तय करता है कि किस व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अवसरों पर कितनी पहुंच होगी, और जेंडर से जोड़ा जाता है, असमानताएं और बढ़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप, उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षा और रोजगार के अवसर पा सकती हैं, जबकि निम्न वर्ग की महिलाएं प्राय घरेलू कामगार, दिहाड़ी बेरोजगार, खेतिहर मजदूर बना सकती हैं। वर्गीय भेदभाव, जेंडरीय असमानताएं मिलकर महिलाओं को दोहरा शोषण का शिकार बनाती हैं। ये सब आप इसमें लिख सकते हो। जाति और जेंडर क्या संबंध है। भारतीय समाज में जाति और जेंडर का संबंध अत्यंत जटिल है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में जाति को बनाए रखने की और भूमिका साधारण महिलाओं पर नियंत्रण, विवाह और यौन संबंध को नियंत्रण करने पर जातिगत शुद्धता का सुरक्षा रखा जाता है। तो आप इसमें बहुत सारी आसान भाषा में, धर्म और जेंडर के बीच में क्या संबंध है, तो इस आधार पर आप इस पूरे प्रश्न को जो समझ सकते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, और इस आधार पे अपना पूर्व ज्ञान को ही काम लेते हुए पेपर में अपने विचारों को, अपने पूरी बातों को आप लिख के आओगे तो कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये ध्यान रखना। पूरी पीडीएफ में डालना, और इसी चैनल पे आपको पूरी पीडीएफ है जो मिल जाएंगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैन, इस्लाम, ईसाई धर्म की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो देखो, इनके आधार पे थोड़ी थोड़ी बातें आप लिख सकते हो। वैदिक युग से शुरुआत करते हुए आप यहाँ से लिख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ पूरी बातें, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, और बाकी सब आप जानते ही हैं। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में हम तत्पर हैं। इसके लिए आप बिल्कुल, और अगले पेपर की जो सीरीज है वो भी आपके बीच में आ जाएगी इसी प्रकार, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत आसान शब्दों में। तो बिल्कुल अब दीजिए इजाज़त। तो जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।